उसके बाद भी कंटिन्यू महीने का 5 टू 10 लाख रुपीज़ जाना और आगे कितना महीना आपके पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ेशन लगेगा, उसको भी मतलब उसका भी आपको आइडिया नहीं है। अतः हमें इतना तो पता होता है कि हमारे पेरेंट्स लाइफ टाइम तो हमारे साथ नहीं रहने वाले हैं और जो भी हमको उनको मतलब केयर करना पड़ेगा उनका। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए। तो ओके, सो हेलो गाइस, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद से अभी चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ मैं। मतलब पूरा लॉग टाइम जो भी शॉर्ट्स तो हमारे आते रहते हैं जो मैंने शेड्यूल किए हुए हैं। लेकिन जो लास्ट 1 महीने से मेरे साथ जो इंसिडेंट हुए हैं, मतलब एक ही है तो उसको हम जो भी है आगे शेयर करूँगा मैं आपके साथ। सो उस वजह से मैं किधर जाना, किधर एक्सप्लोर करना, हमारे जो जितने भी ट्रिप के प्लानिंग थे, वो सब अभी होल्ड हो चुके थे फॉर कुछ मंथ्स और मे बी आगे के कुछ मंथ्स और भी लग सकते हैं उसको, जो भी है। तो उसके लिए जस्ट फॉर अपडेट के लिए मैंने वीडियो शूट किया था और वीडियो का मकसद और एक है कि लास्ट 1 महीने में जितना जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई, उससे मेरे को जो सीखने को मिला, जस्ट वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि आई थॉट कि मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं कुछ ऐसे अनसडन इंसिडेंट के लिए और फिर बाद में जो भी है डिफिकल्टीज हम फेस करते हैं। सो वन बाय वन हम पॉइंट को लेके जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अभी। जब ये इंसिडेंट हुआ था तो अराउंड 22 फेब को जस्ट मॉर्निंग को मेरे को कॉल आया घर से कि फादर को जस्ट चक्कर आया है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है। सो उस हिसाब से मेरे को लगा कि नॉर्मल चक्कर है, चलो हम जाते हैं। तो फेब 2022 को मैं हिंजवड़ी से इधर आया था लोनी को, मतलब पुणे में ही है। तो तब से अभी 1 डेढ़ महीना हो गया मैं इधर ही हूँ। लेकिन वो चक्कर कुछ मामूली चक्कर नहीं थी, उनके ब्रेन में ब्लीडिंग हुआ था। एक बलून टाइप रहता है हमारे जो वेसल्स रहते हैं ब्रेन के, उस पे तो बलून जो है बस्ट हुआ था और उसकी वजह से ब्लीडिंग हुआ था। तो मेडिकल लैंग्वेज में उसको और कुछ बोलते हैं, मैं नीचे लिख दूंगा जो भी है। लेकिन इन शॉर्ट जितना हम सब लोगों को समझ में आता है कि नॉर्मल ब्लीडिंग हुआ था ब्रेन में और उसकी वजह से वो उनका पूरा जो भी है, मतलब वो बेहोश हुए थे पूरे। 2 हफ्ते तक वो तो वेंटिलेटर पे ही थे, 15-20 दिन। उसके बाद चीज़ें थोड़ी-सी रिकवर होना चालू हो गया और फिर अभी भी रिकवरी स्टेज में ही है। पूरा रिकवरी नहीं हुआ है हमारा, सिर्फ 2% रिकवरी हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं जब उनको एडमिट किया हॉस्पिटल पे तब। जब डायग्नोसिस हो गया, पूरा डॉक्टर ने जो भी है इंस्पेक्शन किया कि क्या हो गया, किस वजह से हो गया। तब हमें पता चला कि ब्लीडिंग हुआ था। उसका रीज़न बहुत सारे हैं, हाँ, मतलब एकदम हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाना उसकी वजह से ब्लीडिंग होता है या फिर और कुछ रीज़न्स होते हैं। उसके ऊपर तो हम वीडियो नहीं बनाने वाले। जो भी अभी जो हुआ वो हुआ, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डॉक्टर ने सर्जरी करने के लिए बोला। एक तो मतलब 2 ऑप्शन रहते हैं सर्जरी के। ओपन सर्जरी रहती है जिसपे वो क्लिपिंग बोलते हैं। इधर से पूरा कट मार के जिधर वो मतलब बस्ट हुआ है उधर जाके वो क्लिप लगा देंगे और फिर वो ब्लॉक कर देंगे। तो एक टाइप का सर्जरी होता है। सेकंड वाला होता है जो अंदर से होता है हमारी अ हम दूरबीन टाइप बोलते हैं उसको। तो उस तरीके से होता है विदाउट मतलब स्टिचेस बोल सकते हैं हम उसको। तो वो वाला होता है। तो उसको बोलते हैं बलून असिस्टेड कॉइलिंग, जो हमने मेरे फादर के साथ किया था। मतलब उनकी सर्जरी वो हुई थी। तो जस्ट डे 1 से डॉक्टर हमें बोल रहे थे कि अभी ये जो ब्लीडिंग है, मतलब नॉर्मली ब्लीडिंग के 4 स्टेज रहते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमारा जो ब्लीडिंग था 4th स्टेज का था। तो उस ब्लीडिंग का मतलब सबसे हाई रिस्क रहता है। मतलब सबसे हाई रिस्क ये होता है कि पेशेंट की रिकवरी बहुत स्लो होती है। सो डे 1 से डॉक्टर बोल रहे थे कि हम कुछ बता नहीं सकते कितने महीने लगेंगे, कितने सालों लगेंगे, मतलब जो भी है। लेकिन अभी हमने ये किया, सर्जरी किया हमने उधर। तो सर्जरी के पहले हमें बोला गया कि आप 6 लाख रुपए डिपॉज़िट करो, उसके बाद जो भी है हम सर्जरी कर देंगे। तो विदिन 1 डे हमें 6 लाख रुपए उधर डिपॉज़िट करना पड़ा। उसके बाद मतलब टोटल 13 डेज़ का 13 लाख का पैकेज था वो, तो 13 लाख का था। तो वो भी हमने रिक्वेस्ट किया उनकी वजह, उसकी वजह से उन्होंने कम किया। तो वो 13 लाख का पैकेज था 13 दिन का। उसके बाद 1 महीने तक मेरे फादर हॉस्पिटल पे थे।
तो वो पूरा खर्चा टोटल अराउंड 17 टू 20 लाख का वो खर्चा था पुणे के हॉस्पिटल में। सो जस्ट मैं आपको ये बताने के लिए वीडियो शेयर कर रहा हूँ जितने भी हमारे ऑडियंस है जो, क्योंकि मैं भी एक बेटा या फिर एक बेटी, हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि आई मीन एक बेटा और एक बेटी के नाते हमें इतना तो पता होता है कि हमारे पेरेंट्स लाइफ टाइम तो हमारे साथ नहीं रहने वाले हैं, और जो भी हमको उनको मतलब केयर करना पड़ेगा उनका। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए। तो ये सभी पेरेंट्स, हमारे सभी के पेरेंट्स की अभी एजिंग होती है, इस टाइम पे उनको कुछ हॉस्पिटलाइजेशन होना या फिर उनको कुछ तकलीफ होना, उसके लिए हम प्रिपेयर्ड है। लेकिन इतने बड़े जो ये इंसिडेंट हुआ उसके लिए पर्सनली मैं तो प्रिपेयर नहीं था। बहुत अनसडन इंसिडेंट था वो। तब से लेके आज तक 1.5 महीने तक मैं आईसीयू पे कंटिन्यू हूँ। मतलब 1 महीना तो मैं उधर सोया था हॉस्पिटल पे ही नाइट को। उसके बाद 1 महीने के बाद अभी हम गांव के हॉस्पिटल में इधर लेके आए, तो मैं घर पे इधर सो रहा हूँ। तो इतने बहुत कुछ मतलब उधर देखने को मिलता है कि आईसीयू में किस तरीके से पेशेंट आते हैं, और जब हमको लगता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, उधर जाके पता चलता है कि सिर्फ हमारे साथ नहीं, बहुत सारे और भी लोग हैं, उनको उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। तो एनीवे, जो होना है नहीं होना है वो तो हमारा पॉइंट नहीं है, जो नसीब में होगा वो होगा। लेकिन अभी वो रिकवरी स्टेज पे है, और उस हिसाब से मतलब देखा जाए तो 1 महीने का खर्चा अराउंड 17 टू 20 लाख रुपीज जाना, उसके बाद भी कंटिन्यू महीने का 5 टू 10 लाख रुपीज जाना, और आगे कितना महीना आपके पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन लगेगा उसको भी मतलब उसका भी आपको आइडिया नहीं है। तो मतलब एक कुछ काइंड ऑफ मतलब एक डिफिकल्ट सा सिचुएशन रहता है एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए। मतलब अभी इतना तो हम प्रिपेयर नहीं रहते, इतना पैसा भरना है या फिर जो भी करना है। लेकिन लकीली मेरे मतलब मैं कुछ खुश नसीब था या फिर कुछ अच्छे कर्म किए हो गए मेरे फैमिली ने, तो मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स जो भी है, उन्होंने सब एडजस्ट करके हमने वो पेमेंट जो है भर दिया। विद इन वन वन डे हमने 6-7 लाख रुपए अरेंज करके, सेकंड डे पे 13 लाख रुपए अरेंज करके, जो भी है बिलिंग कवर करके, मतलब उनका प्रोसेस पूरा किया हमने, सर्जरी हो गया कंप्लीट। तो अभी जाके वो थोड़ा मतलब पॉजिटिव साइंस पे है, रिकवरी चालू है उनका। लेकिन 1 महीने में 20 लाख रुपीज स्पेंड करना एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए, और वो भी कैश में, जो भी है, क्योंकि मेडिक्लेम 5 लाख का था, उससे तो कुछ होगा नहीं, वो तो 2-3 दिन में ही हमारा खत्म हो गया। तो इतना अमाउंट जो है पे करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है हर एक के लिए। सो जस्ट उसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, ये कि एटलीस्ट हमारे को मतलब प्रिपेयर्ड रहना चाहिए ऐसे सिचुएशंस को। मतलब मैं चाहता भी नहीं किसी दुश्मन के साथ भी ऐसी चीजें हो, लेकिन जस्ट एज अ क्या बोलते हैं हम, फाइनेंशियल हमको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए फाइनेंशियली, कि कैसी सिचुएशन हमारे फैमिली के ऊपर आ सकती है। तो उस हिसाब से हम उसको स्पेंड कर सके, तो उतना पैसा तो हमारे पास रहना चाहिए, एटलीस्ट 10-20 लाख का इमरजेंसी फंड, जो मेरे को सीखने को मिला। और अभी मैं उसके ऊपर भी आगे बनाऊंगा वीडियो, और भी डिस्कशन चालू है जो भी है। तो उस हिसाब से हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। तो वीडियो बनाने का एक ही मकसद था कि आजकल का, मैं फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में इतने दिन तक हॉस्पिटल पे रहा हूँ नॉर्मली। 1 महीने तक तो मैं उधर विश्वराज हॉस्पिटल पे स्टे किया लोने के। दिन को काम था, उसके बाद नाइट को हॉस्पिटल पे जाना था, जो भी है। तो ऐसे सिचुएशन पे आप एक मिडिल क्लास के बेटे हो, आप जॉब भी करते हो, और जॉब के साथ आपको ये भी देखना पड़ता है, तो उसके लिए सभी चीजें मैटर करती है कि आपका वर्क कल्चर कैसा है, आपकी कंपनी आपको कितना ये करेंगी। तो जितना भी है, मेरे सभी ऑफिस वालों ने मुझे सपोर्ट किया। मेरे मैनेजर थे, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि ऐसे सिचुएशन पे तुम उधर ध्यान दो। क्योंकि 1 वीक तो मैं पूरा छुट्टी पे था, तो उन्होंने जो भी है मेरे को सपोर्ट किया, और फिर मैंने भी थोड़ा थोड़ा काम चालू किया। और मतलब हर कंटिन्यू उनके कॉल आते रहते थे, क्या है अपडेट, कैसा हो रहा है अभी, प्रोग्रेस कैसा है, मतलब नॉट फॉर वर्क रिलेटेड, मेरे फादर के जो भी आप बोलते हैं कि कंडीशन कैसे है, उसके लिए कंटिन्यूअस उनके अपडेट्स आते रहते थे। तो मतलब ये एक होता है कि एटलीस्ट हमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है कि चलो अभी इधर मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो ऑफिस में मेरे दोस्त है जो कभी मेरे को कोई इमरजेंसी काम आया तो मेरा काम कर देंगे 1-2 दिन के लिए, जो भी है। वो पूरा सपोर्ट जो है मेरे को मिला, उसके लिए भी कुछ मैंने अच्छे कर्म किए हो गए। बाकी मेरे फ्रेंड्स के रिलेटिव्स थे, सभी लोग कंटिन्यू यहाँ पे थे। मतलब मैं अकेला नहीं था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ मैनेज किया पूरा फाइनेंशियल प्लान, वो सब जो भी है। मेरे फैमिली, मेरे चाचा, मेरे भाई बहन वो सब थे, मम्मी थी, तो पूरा सब लोगों ने मैनेज किया। और फिर अभी
जो भी है वो हमारे कंट्रोल में है। तो लास्ट 1 महीना वो पूरा डिफ़िकल्ट था हम पूरे फैमिली के लिए, क्योंकि मेरी दादी भी है और वो एक डिफ़िकल्ट चीज़ रहती है कि एक माँ के सामने अगर उसका बेटा आईसीयू में है, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो माँ के लिए। क्योंकि अभी मेरी दादी की भी बहुत एज है, अराउंड 70-75 एज की है वो।